चलो स्टार्ट। दोस्तों आज हम लोग काफ़ी अच्छा सा कंसेप्ट समझने वाले हैं। एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, दैट इज़ आर सीवीपी एनालिसिस। ये मेरे कुछ तो नोट्स है यहाँ पर, अगर आप देखो तो हम लोग इसको आज शुरू करने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये जो नोट्स है, मैंने इतने यार आपको नोट्स मिल रहे हैं तो आप यार ऐसे ही मत बैठना। अगर आप पढ़ने सीरियसली बैठे हो तो पेन और नोटबुक साथ में रखना। मॉड्यूल अगर आप चाहो तो रेफरेंस पर्पस के लिए साइड में रख सकते हो, बट एज सच अभी फ़िलहाल के लिए तो रिक्वायर नहीं है, क्योंकि मैं ही आपको यहाँ पे सारे नोट्स देने ही वाला हूँ, तो आप उसी को रेफ़र कर लीजिएगा। ओके। एंड मॉड्यूल के बारे में मुझे एक और चीज़ बतानी थी यार। मॉड्यूल को है ना बहुत ही सीरियसली लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमेशा मॉड्यूल में से ही मतलब कुछ भी हो जाए, आपके अगर क्लास के उन लोगों ने नोट्स भी दिए तो मैं तो बोलूँगा आप उसको अवॉइड करो सबसे पहले ना। अवॉइड मतलब उसको बाद में के लिए रखो, उसको नेक्स्ट प्रेफरेंस के लिए लिखो। दैट वुड बी योर सेकंड प्रेफरेंस अगर आपने कोई क्लास लगा है या फिर आपके पास कोई और मॉड्यूल है। बट इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल आपको इंस्टीट्यूट से मिला गया है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक सीएमए इंडिया एंड सीए वालों के लिए, तो आप उसको पहले प्रेफर करना एंड उसको पहले देख के लेना। फिलहाल के लिए मेरे ये जो नोट्स है वो बहुत ही सफिशिएंट है एंड कंसेप्ट तो समझ आ ही जाएंगे ये जो मैंने नोट्स दिए उसके उससे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे-छोटे नोट्स हैं आप भी अपने नोटबुक में लिखो, तो फिर कैसा होगा कि ऑल द वे मॉड्यूल पढ़ना एग्ज़ाम के दिन, तो वो उतना मतलब उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना ये बेटर पड़ेगा आपको। तो मतलब ये फटाफट पेजेस घुमाते-घुमाते ये पूरा एग्ज़ाम के दिन, मतलब एक ही दिन बचा है तो आप ये एक गो थ्रू कर सकते हो और आप आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको काफ़ी आपको खुद को अच्छा अच्छा लगेगा अंदर से। सो आप ये एक याद रखना कि आपको जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो आप नोटबुक पेन साथ में रखो। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हम लोग सीवीपी एनालिसिस पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, ये हम लोग का सीवीपी एनालिसिस है। तो सीवीपी एनालिसिस इट्स वन ऑफ द ब्रांच ऑफ डिसीजन एनालिसिस। तो सीवीपी एनालिसिस ये एक डिसीजन एनालिसिस का एक टाइप है। उसके और भी 2 ब्रांचेस है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मार्जिनल एनालिसिस और प्राइसिंग। उसकी हम लोग भविष्य में कभी फ्यूचर में बात करेंगे। एज़ ऑफ राइट नाउ हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे ही फोकस करने वाले हैं। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हम लोग शांति से समझते हैं। इसका एक और नाम दिया है जिससे वो कहलाता है, एंड दैट इज योर ब्रेक इवन एनालिसिस। ये ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से भी पहचाना जाता है। आगे बढ़े तो सीवीपी एनालिसिस, हम लोग का लेक्चर फाइनली शुरू हो गया। सीवीपी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। मतलब यहाँ पर अगर मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई डिसीजन लेना है अर्जेंटली, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सीवीपी एनालिसिस यूज़ करूँगा एंड इट एग्जामाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो ऑफ कोर्स मतलब ये नाम से ही पता चलता है कि कॉस्ट और प्रॉफिट और रेवेन्यू, मतलब इन इन तीनों के बीच में क्या ताल्लुकात है, क्या रिलेशनशिप है, ये एग्जामाइन कैसे हो सकता है, ये एग्जामाइन करने के लिए हम लोग को कौन हेल्प करेगा, तो वो है हमारा सीवीपी एनालिसिस। अब आप बोलोगे यार परम तूने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया सीवीपी एनालिसिस का, मगर ये सीवीपी एनालिसिस एग्जैक्टली है क्या, तो वो हम लोग समझते हैं। सीवीपी एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू सीवीपी एनालिसिस, मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ये आप लिख के ही रखना, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में मैंने ये सब नोट्स मैंने बनाया एंड मैंने खुद ने टाइप किया है। तो इंट्रोडक्शन टू सीवीपी एनालिसिस। Now, cost value profit analysis, it's a tool used to understand how changes in companies cost and sales, how changes in companies cost and sales volume affect its profit। मतलब अगर मेरा जो कंपनी है, लेट्स सपोज मेरा कंपनी है एंड उसमें मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कुछ सर्टेन गुड्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो जो क्वांटिटी सपोज मैं आज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं 1 महीने के अंदर 1000 क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो अगर व्हाट इफ़ कि अगर मैं 1000 से कुछ बढ़ाऊँ तो ये जो तो वाली बात है ना, कि अगर मैं 1000 से मैं सपोज मैं बोलता हूँ कि अगले महीने से मुझे 1500 गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं इन 1 मंथ। एज ऑफ राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1000 गुड्स बना रहा हूँ और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं 1500 करना चाहता हूँ। तो क्या फ़र्क होगा ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्या डिफरेंस होगा ये मुझे कैसा पता चलेगा? सीवीपी एनालिसिस, उसी के लिए सीवीपी एनालिसिस। अब ये कंपनी का कॉस्ट जो है, सपोज कॉस्ट में मैं कुछ चेंजेस लाता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, तो उसके अंदर अगर मैं कुछ चेंजेस लाता हूँ, लेट्स सपोज से मैंने कल को सोचा कि मुझे फिक्स कॉस्ट बढ़ाना है, मेरा मेरा जो भी फिक्स कॉस्ट है वो मुझे बढ़ाना है।
तो वो मुझे कैसा पता चलेगा? अगर सपोज़ राइट नाउ मेरा फिक्स कॉस्ट यानी कि हम लोग का लेट्स सपोज़ से मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मेरा रेंट पे है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो रेंट, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सपोज़ थोड़े स्क्वायर फीट्स में मेरा मैन्युफैक्चर हो रहा है, अब मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स रेंट भी बढ़ेगा। तो ये रेंट बढ़ेगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? तो ये मुझे जानना है, तो मैं क्या करूँगा? सीवीपी एनालिसिस। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, हाउ मैनी यूनिट्स डू वी नीड टू सेल टू ब्रेक इवन। अभी समझो, ब्रेक इवन तो हम लोग सब लोग जानते ही है कि ब्रेक इवन इज नथिंग बट यार नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑफ कोर्स यार, ब्रेक इवन मतलब यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस। ए मतलब कि मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, जीरो इज जीरो, हाँ जीरो। मतलब नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, ब्रेक इवन। वापस वापस, नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, ब्रेक इवन। मतलब कि जीरो। मतलब पॉजिटिव भी नहीं, पॉजिटिव हुआ तो वो मेरा प्रॉफिट में चला जाएगा, अगर नेगेटिव हो रहा तो वो मेरा लॉस हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ब्रेक इवन की बात कर रहा हूँ। तो वो मतलब जीरो है। तो हाउ मैनी यूनिट्स डू वी नीड टू सेल टू ब्रेक इवन? तो अभी ये मुझे जानना है कि अगर मुझे ब्रेक इवन लाना है तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, कि मतलब मैं कुछ इतने यूनिट्स बेचूं। वापस, मैं कुछ इतने यूनिट्स बेचूं जिससे मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है मगर मैं लॉस में भी नहीं जा रहा हूँ। जिससे मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है मगर मैं लॉस में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं उतने यूनिट्स बेचूँ। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? सीवीपी एनालिसिस। व्हाट हैपेंस टू प्रॉफिट इफ प्राइस गो अप और कॉस्ट इंक्रीजेस। वो अभी हम लोग ने बात की कि अगर प्राइसेस मैंने बढ़ा दिए या फिर कॉस्ट को मैंने इंक्रीज कर दिया तो फिर मेरे प्रॉफिट को क्या होगा? फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ मच सेल्स रेवेन्यू इज नीडेड टू रीच अ टारगेट प्रॉफिट। अभी देखो, टारगेट प्रॉफिट क्या है? टारगेट प्रॉफिट मतलब मैं हम लोग अभी आगे जाके मतलब आगे लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि टारगेट प्रॉफिट आपको क्या मतलब ये है क्या एग्जैक्टली। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि टारगेट प्रॉफिट मतलब ये मैं पहले से डिसाइड करके रखता हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोग टारगेट प्रॉफिट को तो हम लोग प्रायर बेसिस पे हम लोग तय करते हैं ना कि यार ये मेरा अगर कंपनी चल रहा है, अगर मेरा ये कंपनी है तो मुझे फ्यूचर में इतना टारगेट चाहिए, मुझे मुझे प्रॉफिट चाहिए इतना, टारगेट प्रॉफिट। तो ये हाउ मच सेल्स रेवेन्यू इज नीडेड टू रीच टू टारगेट, तो मतलब मुझे मेरा कितना सेल्स रेवेन्यू होना चाहिए, मतलब मैं कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए जिससे मेरा इतना प्रॉफिट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेसिस मैं बोलता हूँ कि मुझे अगले महीने 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो 50,000 का मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए तो मुझे सेल्स करना पड़ेगा यार उतना। तो वो कितना सेल्स करना पड़ेगा जिससे मेरा फाइनल प्रॉफिट जो है वो मुझे 50,000 मिलेगा? वो कहाँ से मिलेगा? सीवीपी एनालिसिस। तो ये बेसिकली आप समझ रहे हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सिंपल है ये। अभी हम लोग समझ रहे हैं, जितना समझने में ये आसान है उतना ही मतलब सॉल्व करने में भी ईजी है। एंड अगर आप इसको बहुत ही शांति से समझो तो यार आप ये कंपनी में कितना काम आ सकता है, मतलब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सीवीपी एनालिसिस। सी, थिंक ऑफ थिंक ऑफ सीवीपी एज डिसीजन मेकिंग गाइड फॉर मैनेजर्स। ऑफ कोर्स यार, मैनेजर्स के लिए एक डिसीजन मेकिंग गाइड बन जाता है। ये हमारा सीवीपी एनालिसिस है, वो मतलब मैनेजर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मतलब जो कोई भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्यूचर में बनेगा, आप सब लोग का यही काम होगा। देखते, इट कंबाइंस फिक्स कॉस्ट दैट डोंट चेंज विथ आउटपुट लाइक रेंट। अभी मैंने बात की रेंट की थोड़ी देर पहले कि दैट डोंट चेंज विथ आउटपुट। अब आउटपुट चाहे कितना भी हो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है। मैं मेरा आउटपुट समझो बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ, मुझे मेरा जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि चल इस साल इस महीने तेरा सपोज आउटपुट कम हुआ है, तेरा कम प्रोडक्ट बन के निकला है तो तू रेंट मुझे कम दे। नहीं, वो फिक्स कॉस्ट है, वो तो फिक्स ही रहने वाला है। सपोज 20,000 मेरा हर महीने का रेंट जाने वाला है, वो तो जाने ही वाला है, चाहे मैं बहुत ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ या फिर मतलब ऑप्टिमम यूज़ करूँ उस जो रेंट का, वो जो जगह प्रेमाइसिस था उसका मैं ऑप्टिमम यूज़ करूँ या तो फिर मैं उसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ ना करूँ, बट मुझे रेंट उतना ही देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंज विथ आउटपुट, लाइक मटेरियल, रॉ मटेरियल, ये बराबर है
अभी रॉ मटेरियल मेरा चेंज करते रहेगा, अभी मैं जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते रहूँगा वो मेरा कॉस्ट कम होते जाएगा। मैं जितना ज़्यादा यूनिट्स बनाऊँगा उतना मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट गोल्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। व्हाट इट मैटर्स बाय यूजिंग सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस कंपनीज कैन मेक स्मार्ट चॉइसेस अबाउट प्राइसिंग। बराबर है। अभी मतलब सीवीपी एनालिसिस से तो फिर अगर मुझे ये सब सारी चीज़ें मुझे पता चल रही है तो मतलब फाइनली मेरा मेन जो इंटेंशन है कि मैं एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखूँ, मुझे कहाँ से पता चलेगा? सीवीपी एनालिसिस मुझे उसके लिए बहुत ही अच्छे से गाइड करेगा। तो एक तो हमारा प्राइसिंग हो गया, दूसरा हम लोग का प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन्स मतलब मुझे सपोज़ अगर कोई मुझे इतना अच्छे से प्रॉफिट करवा के नहीं दे रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये जो प्रोडक्ट लाइन है, मैं बना रहा हूँ 2-3 चीज़ें बना रहा हूँ। सपोज़ मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड मैं बनाता हूँ कुछ बिस्किट्स। अब मुझे पता चल रहा है कि कोई सपोज़ एक पर्टिकुलर बिस्किट है, ग्लूकोज़ बिस्किट है, उसमें मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना मेरा जो क्रीम के बिस्किट्स आते हैं उसमें मेरा इतना उसमें मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं बोलूँगा ये जो ग्लूकोज़ बिस्किट है उसको अभी हम लोग के लिए फ़िलहाल के लिए हम लोग उसका प्रोडक्शन जो है वो कम कर देते हैं या तो फिर उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए मुझे सीवीपी एनालिसिस बहुत हेल्प करेगा। हम लोग का बजटिंग, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़, बराबर है। ये बजटिंग और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ मतलब बजट क्या रखना है, क्या बनाना पड़ेगा, बजट मतलब कितना रखना पड़ेगा एक प्रोडक्ट लाइन के लिए, एंड ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, क्या कैसे ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग को सीवीपी एनालिसिस बहुत काम में आएगा। सो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग समझते हैं धीरे-धीरे, शांति से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग का है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये हम लोग का सबसे पहला है। इसके अंदर किसके अंदर है? सीवीपी एनालिसिस के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? तो मैं इट रिप्रेजेंट्स, ये मैं वही नोट से था जो मेरे खुद के नोटबुक में है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट अवेलेबल टू कवर fixed costs and contribute for profits। अब मैं ना स्टूडेंट्स को मतलब जनरली मैं ये बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। एक चार्ट, एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है। चार्ट तो नहीं बोलूँगा, एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट जो है मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप वही रिफ़र करो। तो मैं ना उसको अभी फ़िलहाल यहीं पे नीचे ही मतलब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये है ना आपको पूरे के पूरे सीवीपी एनालिसिस तक आपको यही याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है वही याद रखना है एंड वही आपका पेज बना रहेगा। और एक बार आपने वो मतलब आपने वो एक बार समझ लिया तो मतलब आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग देखो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। अच्छा एक मिनट, ये जो ऊपर वाला ये स्टेटमेंट है मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैं पहले आपको ये स्ट्रक्चर समझाना था। अभी सेलिंग प्राइस में से मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करता हूँ, हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैं अगर डिडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी समझते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये मुझे कैसे मिला? तो सेलिंग प्राइस को मैं जब भी सेलिंग प्राइस में से मैं जब भी वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करता हूँ तो मेरे हाथ में आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये अभी तक मैंने सारे कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ वही कॉस्ट को डिडक्ट किया है जो वेरिएबल इन नेचर है। तो वेरिएबल कॉस्ट को मैंने डिडक्ट कर दिया, मतलब जो भी मेरा सेलिंग प्राइस था उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट कर दिया। तो अभी मेरे हाथ में बचा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ पे से मैं डिडक्ट करता हूँ हमारे फिक्स कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट।
ठीक है, चलो यहाँ पे अगर मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया तो मेरे हाथ में रहेगा प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है, चलो इट रिप्रेजेंट द अमाउंट अवेलेबल टू कवर हमारा फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट कवर हो रहा है एंड टू प्रॉफिट, ये रहा हम लोग का प्रॉफिट। मतलब बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना तो होना ही चाहिए, वापस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना तो होना ही चाहिए कि वो मेरे फिक्स कॉस्ट को कवर करके फिर मुझे प्रॉफिट भी दिलवाए, वो मेरे फिक्स कॉस्ट को कवर करके फिर मुझे प्रॉफिट्स भी दिलवाए। तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन उतना तो होना ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल बोलता हूँ कि सपोज मेरा फिक्स कॉस्ट है समथिंग 50,000, मैं बोलता हूँ कि मेरा फिक्स कॉस्ट है 50,000 और मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है 40,000। अरे मैं तो लॉस में जा रहा हूँ ना यार, 10,000 ये जो मेरा आ रहा है ये मेरा लॉस हो रहा है, लॉस, ये नहीं चलेगा। तो मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन उतना तो होना चाहिए कि जो मेरा फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके। तो इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट अवेलेबल। अभी ये कितना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कंट्रीब्यूशन, कि इतना ही अमाउंट अवेलेबल है बॉस, इतना ही अमाउंट अवेलेबल है इसको कवर करने के लिए, तो बाकी 10,000 लॉस। तो मतलब ये जो हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो फॉर्मेट है, ये अगर आपका ये आपके दिमाग में बैठ गया कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को मैंने डिडक्ट किया सेलिंग प्राइस में से तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर मैं डिडक्ट करता हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मैं अगर डिडक्ट करता हूँ फिक्स कॉस्ट को तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। ये आपके साथ रहेगा पूरे चैप्टर, यही इतना ही फॉर्मेट आपके पूरे चैप्टर के अंत तक ये आप ही के साथ रहने वाला है, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन का इन लोग ने ना हम लोग को एक फॉर्मूला दिया है। अब आप सोचो कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, ये मैंने जो आपके सामने ये जो रखा है फॉर्मेट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही उन लोग ने फॉर्मूला आपके इसमें दिया है। तो ये तो हम लोग ने समझ के ही कर लिया यार, सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट करूँगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे इन लोग ने आगे लिख दिया पी यू, पर यूनिट, पर यूनिट बराबर है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये भी मुझे मिलेगा पर यूनिट के बेसिस पे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर मुझे चाहिए तो यार मैं बोलूँगा कि रेवेन्यू, मेरा जो पूरा टोटल रेवेन्यू होगा तो रेवेन्यू मेरा जो रेवेन्यू होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक ये है। या तो फिर मैं बोलूँगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोग का पर यूनिट, अरे ये जो आ रहा है ना ये, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ऐसे भी मिल सकता है। एक ये तो है ही, रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करूंगा तो भी मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलने ही वाला है। मगर इन लोग ने क्या बोला है कि एक और तरीका है। लेट्स सपोज से तुम लोग के पास रेवेन्यू नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है तो तुम लोग क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू, अच्छा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड उनको देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग को बोला है कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ढूंढो तो ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट्स उन लोग ने सेल किया है, एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख भी लेता हूँ कि टोटल रेवेन्यू हम लोग का जो है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल, एक सेकेंड, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर भी मुझे क्या सेम ही है, ये देखो ये और ये सेम ही है। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों सेम ही है। अच्छा ये नहीं है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया होगा, वैसे करके भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थोड़े टाइम में। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि एक ही इस पे मैं कोई क्वेश्चन आपको दूँ। हम लोग समझते हैं अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या है?
तो मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ ना, ये जो रेशियो की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब अमाउंट के तौर पे ये तो मुझे ऊपर ही मिल गया। ये कम ऑन यार, मैंने जब सेलिंग प्राइस को वेरिएबल कॉस्ट में सेलिंग प्राइस में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट किया था, तभी मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन अमाउंट के तौर पे मिल गया था। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो, यानी कि ये जो कंट्रीब्यूशन आपका हमारा ये जो चार्ट है, ये कंट्रीब्यूशन जो है, ये कंट्रीब्यूशन ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना है वो जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रखूँगा ऊपर, दैट इज इन द न्यूमरेटर। तो मैं यहाँ पे अगर सपोज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सपोज ये हम लोग का था, लेट्स सपोज से फॉर 1 लाख, ये हम लोग का होगा 1 लाख। और यहाँ पे अगर ये मेरा 40,000 आया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ये मेरा कितना होगा? 60,000। 60,000 ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो 1 लाख माइनस 60,000, हम लोग को 40,000 मिला। मेरा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही था, वो तो इट वॉज नेवर गोइंग टू चेंज, एंड दैट इज़ 50,000। एंड मेरे पास हाथ में रहा 10,000 का लॉस। ठीक है, चलेगा। तो मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि ये 40,000 जो है ना, 40,000 ये 1 लाख का कितना परसेंटेज है? अगर ये 100% है, तो ये कितना? हम लोग का बचपन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख में अगर कहता हूँ 0.4%। अगर ये 100% है तो ये 40% रहेगा ना यार, कम ऑन। ये हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये कैसे किया? मैंने 40,000 इंटू 100 किया, डिवाइड बाई 1 लाख किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर भी हो सकता है, या तो फिर मैं डायरेक्टली 40 डिवाइड बाई 1 लाख, 40 के डिवाइड बाई 1 लाख, अगर मैंने ऐसे किया फिर भी मुझे आंसर तो एक ही आना है, दैट इज़ 0.4, मतलब कि 40%। ये आपके दिमाग में क्या है? तो मतलब अगर मैं रेशियो ढूंढना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करूँगा, तो मुझे रेशियो मिल जाएगा। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये फॉर्मूला इन लोग ने एक फॉर्मूला बना के दे दिया। इन लोग ने, महान लोग ने हम लोग को 2 फॉर्मूलाज बना के दिए। मैं भी आपको ऐसे दे रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और या तो फिर रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपका डिनोमिनेटर में होगा टोटल रेवेन्यू, और ऊपर होगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिर भी आपका क्या मिल जाएगा? अगर ये भी किया तो भी आपका क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आपका मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है किस चीज़ के लिए? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ढूंढने के लिए। एंड लास्ट में इसी में आपको इंटू, यहाँ पे आपको आप चाहो तो कर सकते हो इंटू 100, 0.4 आ गया तो मतलब आप समझ ही जाओगे कि आपको मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, तभी जाके वो 40 होगा ना। तो मतलब कॉमन कॉमन सेंस है वो। अभी एक टाइम आ गया कि एक सम हम लोग सॉल्व कर ले और देख ले कि बेसिकली कैसे सारी चीज़ें होती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम लोग को पूछा क्या है कि फाइंड, सबसे पहला चीज़ हम लोग को पूछा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट कंट्री मार्जिन। ओके। एंड और एक चीज़ उन लोग ने हमसे पूछी है। अच्छा, और 2 चीज़ें पूछी है। सबसे पहले उन लोग ने बोला टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ए यार, एक बार ये यूनिट मिल गया, इंटू ये करेंगे तो हम लोग को टोटल मिल ही जाने वाला है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा समझ आए तो कितना अच्छा ना। ऐसे पूछते नहीं है, तो पूछ लिया तो आपके नसीब काफ़ी अच्छे है। और लास्ट में आपका CMR। ये CMR क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। एक और चीज़ मैं आपको बताने जाऊँ, एक और नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिक चीज़ है। इसको ना एक और नाम से जाना जाता है। किसको? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को, रेशियो को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये आपका हो गया CMR, ये आपका हो गया PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दोनों क्या है? दोनों एक ही है, दोनों चीज़ एक ही है। तो मतलब घबराने की ज़रूरत है। अगर आपको PVR पूछा, CMR नहीं पूछा, तो आप ऐसा नहीं बोलो अरे ये क्या पूछ लिया, एक ही चीज़ है दोनों। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आपका PVR। PVR अभी मैंने बताया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
तो अभी इतनी चीज़ों से ही हम लोग कैसे हमारा आंसर लाते हैं वो हम लोग देखते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, माइनस ये करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो सबसे पहले ये हम लोग का यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो 400 में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, -260 इक्वल्स टू 400 -260 140। मुझे तो मालूम नहीं था, फिर भी मैंने मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं था आंसर क्या आने वाला है। एक ऐसे हमेशा यूज़ करने की आदत रखो, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त है ना हम लोग का माइंड है ना चलता ही नहीं है, मतलब चलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। तो कभी भी मतलब गड़बड़ हो गई और हम लोग ने 140 की जगह 160 लिख के आ गए, तो उससे अच्छा है कैलसी यूज़ करो, और कैलसी यूज़ करने की आदत हो। एंड ट्राई करो कि आप है ना अपना लेफ्ट हैंड काफ़ी कैलसी के साथ फ्रेंडली रखते हो, मतलब कैलसी कैलसी के साथ आप अपने लेफ्ट हैंड को फ्रेंडली बनाओ, राइट हैंड को नहीं, क्योंकि राइट हैंड से आप अपना लिखते होंगे, पेपर लिखते रहोगे, एंड लेफ्ट हैंड से आप पूरा सॉल्व करोगे, तो काफ़ी अच्छी स्पीड बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अभी सेकेंड सेकेंड चीज़ हम लोग को टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ढूंढना है, तो 140 इंटू 10,000, तो ये 140 इंटू 10,000। ये मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने था ना, यही मैंने किया। देखो ये वाला जो फॉर्मूला था ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हम लोग का 140 आया, इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट सोल्ड किए थे, तो वो हम लोग ने देखा 10,000, तो ये 140 इंटू 10,000, तो हम लोग का आंसर मिल जाता है 14 लैक्स। ये आपका हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को मैं कैसे ढूंढूंगा, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सिंपल। तो मतलब 140 डिवाइड बाय, मैं अगर 400 करता हूँ, 140 डिवाइड बाय 400, अभी कैलसी को साथ में यूज़ करता, क्या आ रहा आंसर, 140 डिवाइड बाय 400, कुछ ये आंसर आ रहा है 0.35, कुछ ये आंसर आ रहा है, यानी कि दैट इज हमारा 35%। या तो फिर आप यहाँ पे अगर इंटू 100 करके भी डायरेक्ट ये ला सकते हैं आंसर 0.35, दैट इज आपका 35%। तो ऐसा कुछ फ़ायदा होता है सीवीपी एनालिसिस का, ये समझा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉरी, चलो। अब एक बार ये हो गया ना, फिर आगे के सारे इजी है। ब्रेक इवन की बात करते हैं। ब्रेक इवन, अब ब्रेक इवन इन वॉल्यूम ढूंढने के, एंड ब्रेक इवन क्या होता है, मैंने हम भी ऊपर बताया था, मतलब थोड़ी देर पहले, कि ब्रेक इवन हमारा होता है, किधर गया ब्रेक इवन, हाँ यहाँ पे मैंने बताया था, ये रहा हम लोग का ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन मतलब कि मैं ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, यानी कि कुछ ऐसा कि जहाँ पे मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा मगर मेरा लॉस भी नहीं हो रहा। तो वो क्या है, तो वो मुझे वॉल्यूम ढूंढना है ना, मतलब ऐसे मैं कितने वॉल्यूम मैं प्रोड्यूस करूँ, वापस ऐसे मैं कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस करूँ कि जिससे मेरा प्रॉफिट नहीं होगा तो ठीक है, मगर मैं सेल में भी नहीं, मतलब मैं लॉस में भी नहीं जा रहा हूँ। तो वैसे कितने वॉल्यूम्स मेरे प्रोड्यूस होने चाहिए कि मैं ब्रेक इवन तक तो एटलीस्ट पहुँच रहा हूँ। तो ब्रेक इवन के वॉल्यूम्स हम लोग देखेंगे, एंड ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या रेवेन्यू होना चाहिए, देखते चलो। तो ब्रेक इवन इन वॉल्यूम, उसके भी इन लोग ने फॉर्मूला दिए। अभी हमेशा याद रखना, वॉल्यूम की बात आई ना, तो डिनोमिनेटर में ना एक चीज़ पक्का है, हमेशा अगर वॉल्यूम की बात आई तो डिनोमिनेटर में हमेशा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कभी भी वॉल्यूम की बात एक बार आती है, वॉल्यूम अगर उन लोगों ने पूछ लिया तो हमेशा डिनोमिनेटर में कॉन्ट्रीब्यू, वॉल्यूम हो गया, क्वांटिटी हो गया, कुछ भी पूछ ले, तो मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और ऊपर हम लोग का आएगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ये हम लोग का न्यूमरेटर। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ब्रेक इवन इन वॉल्यूम। अब इसको ज़रा समझो कि मुझे ना ब्रेक इवन में क्या कवर करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि मुझे क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। मुझे ये 1 भी हो जाता है तो वो मेरा 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा,
बराबर है 1 भी आ जाता है तो मेरा 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि मुझे ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो। तो ज़ीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब ये मेरा जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये फिक्स कॉस्ट ये इतना ही कवर कर सके उतना मुझे चाहिए। मतलब सपोज़ ये 50,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 50,000 ही चाहिए। और ये मुझे क्या चाहिए, ज़ीरो। अब भी मैंने ऊपर बात की, मुझे ब्रेक इवन चाहिए, तो ये मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये ज़ीरो रहे। तो ये मुझे उतना ही चाहिए कि जितना मेरा फिक्स कॉस्ट हो। कम ऑन यार, बराबर है, जितना मेरा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे चाहिए, तभी जाके मुझे ये ज़ीरो मिलेगा ना। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो अगर ये मेरा 100 है, अगर ये मेरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 50, ये भी मेरा रहेगा 50, ये भी मेरा 50 था, ये मुझे मिल जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो सॉरी। हाँ, तो मतलब यहाँ पे मैंने लिख लिया पूरा का पूरा पर यूनिट का कॉलम, ये मेरा पर यूनिट का कॉलम है, तो यहाँ पे मैंने पूरा पर यूनिट लिख लिया है। और हम लोग देखें यहाँ पे, तो मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे कितना मिल गया, 50 मिल गया। अच्छा, एंड मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, 50,000। तो 50,000 डिवाइड बाय 50, तो हम लोग को कितना क्या मिलेगा, 1,000। तो मतलब ब्रेक इवन के लिए मुझे कितने यूनिट्स सेल करने पड़, मतलब कितने यूनिट्स मुझे सेल करने पड़ेंगे, तो 1,000, मतलब कम से कम मैं 1,000 तो सेल करूँ ही करूँ, तब जाके मुझे क्या होगा, मेरा ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन इन वॉल्यूम। अच्छा, अगर वही मुझे वैल्यू में जानना है, ब्रेक इवन इन वैल्यू, यही अगर मुझे वैल्यू में जानना है, तो मैं बोलूँगा कि हमेशा, देखो अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि ब्रेक इवन इन मुझे वॉल्यूम चाहिए था, ब्रेक इवन इन वॉल्यूम मुझे अगर चाहिए था, तो मैंने लिया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगर मुझे वही हमेशा वैल्यू में चाहिए, तो वैल्यू के लिए हमेशा याद रखना है, डिवाइड बाय हम लोग को करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, या तो फिर पीवीआर, दोनों एक ही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन या तो फिर पीवीआर, दोनों एक ही है। तो मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा ब्रेक इवन वैल्यू। वापस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को मैं डिवाइड करता हूँ, और ऊपर तो यही वापस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो ये मुझे ये बताता है कि मुझे सेल्स कितना करना है, मुझे सेल्स कितना, मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट करना है ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए। तो देखो यहाँ पर मेरा फिक्स कॉस्ट था 50,000, ये याद करो हमारे एग्जांपल पे। एंड मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, देखते कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, ये अलग ही था, ये पूरा सम अलग था, हम लोग है ना, हम लोग का बेसिक वाला एग्जांपल, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो मेरा फिक्स कॉस्ट था 50,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मुझे कैसे मिलेगा, मुझे 0.5 मिलेगा ना। हाँ, चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5, 50,000 डिवाइड बाई 0.5, हम लोग का आंसर आ जाता है 1 लाख। ये जो है ना 1,000, कभी भी इसको मत भूलना, इसको कभी नहीं भूलना। ये तो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा था इसलिए। और यहाँ पे ये आएगा, रुपीज़ की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ पे रुपीज़ ही आएगा। एंड ये 1,000 यूनिट्स, तो मतलब मुझे ब्रेक इवन पहुँचने तक मुझे मिनिमम 1,000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, किसके लिए, ब्रेक इवन पहुँचने के लिए। एंड मुझे मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मेरा रेवेन्यू मिनिमम 1 लाख का तो होना ही चाहिए, तब जाके मैं ब्रेक इवन पे पहुँचूंगा। इतना समझा, शांति से देखो इस फॉर्मूला को, इसको डाइजेस्ट करो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, हमेशा अगर वॉल्यूम पूछा है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। वॉल्यूम पूछा है तो पहले सबसे पहला काम यही करना है कि हम लोग को डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को डाल देना। और फिर जाके अगर हम लोग को वैल्यू पूछा है, तो हम लोग को सबसे पहला काम यही करना है कि हम लोग को डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो लिख देना है। एंड फिर न्यूमरेटर तो कॉमन है ही, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इसी के साथ हम लोग का ब्रेक इवन का कंसेप्ट भी खत्म होता है। अब देख रहे हो कितना इजी जा रहा है ये। वे इन लोग ने ना एक गेम खेला है, मतलब ये फॉर्मूला के साथ ही ये लोग खेलते रहते हैं इंस्टीट्यूट वाले। तो अगर आपको, आपके पास सपोज ब्रेक इवन इन वैल्यू है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, सीएमआर है, तो क्या करोगे आप, ब्रेक इवन इन वैल्यू इनटू सीएमआर। अगर आपके पास सपोज ये है, ब्रेक इवन इन वॉल्यूम है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इंटू ब्रेक इवन इन वॉल्यूम, तो आपको मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट।
बराबर है, तो मतलब ये इसी के साथ इन लोगों ने खेला है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन इन वॉल्यूम, तो मुझे मिल जाएगा ना। कमान यार, मुझे तो फिर मुझे मिल जाएगा ना। मतलब सपोज अगर मैं 1000 इंटू मैं 50 करता हूँ तो मुझे 50,000 मिल जाएगा। वैसे ही इसी की बात कर सकते हैं, मतलब अगर CMR मुझे चाहिए और ये दोनों चीज़ हम लोग को दी हुई है, तो मैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन इन वैल्यू करूँगा। तो मतलब फिक्स कॉस्ट हम लोग का 50,000 डिवाइड बाय ब्रेक इवन इन वैल्यू, मतलब कि 1 लाख। तो 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख हम लोग को मिल जाएगा 0.5। तो ऐसे ही इन लोग ने ये आपको ध्यान रखना है, मतलब याद रखना है कि ऐसा भी अगर पूछे तो मतलब ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ये जो है, ये दो है, ये हम लोग का एक बेसिक फॉर्मूला है। ये हमारा, ये एक पहला और ये दूसरा, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये याद रह गया तो, और याद तो रखना ही नहीं है सबसे पहले क्या, कितना समझ मुझे अगर फिक्स कॉस्ट को कवर करना है तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के लिए मैं उसको डिवाइड बाय करूँगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो मतलब मुझे कवर किसको करना है, फिक्स कॉस्ट को करना है। तो उतना ही और मुझे क्या लाना है, मुझे ज़ीरो लाना है प्रॉफिट में। तो वही हम लोग की पूरी कहानी ये है ब्रेक इवन की। चलो आगे बढ़ते हुए मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जाते हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है क्या, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका थोड़ा सा ब्रीफ। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे मैंने लिखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इट्स अ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। मैंने ना यहाँ पे एक आपको एग्जांपल बना के दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। ये जो है ना MOS के लिए, ये आपका ब्रेक इवन के लिए, ब्रेक इवन सेल्स के लिए। ब्रेक इवन, ये आपका ब्रेक इवन हो गया, ये आपका MOS हो गया। तो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये ढूंढते कैसे है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। देखो वही है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो ये उसी को मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे लिखा है, ये जो डेफिनेशन है ना उसी को। तो अभी मेरा टोटल सेल्स कितना हो रहा है, टोटल सेल्स मेरा हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये टोटल सेल्स मेरा हो रहा है 160 का। एंड मेरा ब्रेक इवन सेल्स कितना है, देखो ये मेरा ब्रेक इवन और ये मेरा टोटल। हम लोग फिलहाल इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे, इन दोनों को कंपेयर कर रहे, इसको और इसको। तो मेरा ये जो था क्या कहते हैं ब्रेक इवन सेल्स, ये मेरा कितना था 1 लाख और ये मेरा था 160। तो यहाँ पे 160,000 माइनस 100,000 यानी कि 1 लाख। सो ये मेरा हो गया 60,000 का, मुझे मिल गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस। कभी नहीं भूलना, हमेशा। ओके ठीक है चलेगा। तो ये मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट मिल गया कि ये 60,000 से ज़्यादा है। मतलब अगर ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन के ऊपर अगर मैं 60,000 करता हूँ तो मतलब वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो तब जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा, ये जो है ना मेरा 30,000 वाला प्रॉफिट, वो तब जाके मिलेगा कि अगर मैं ब्रेक इवन जो है, ब्रेक इवन मेरा कितना है 1 लाख, उसके ऊपर और 60,000 का मैं अगर सेल्स करता हूँ तब जाके मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 30,000 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है चलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया ऐसा वाला फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला है, लोगों को बहुत कम लोगों को ये पता है, लेकिन मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मतलब कभी भी क्वेश्चन पूछते तो प्रॉफिट, अब सुनो, अगर आपको वॉल्यूम पूछा है तो आप डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, आप डिनोमिनेटर में क्या रखोगे। अभी ऊपर हम लोग की बात हुई थी, हमेशा कभी भी वॉल्यूम पूछा है तो हम लोग डिनोमिनेटर में पर यूनिट डाल देंगे, क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन CM पू। ठीक है चलो। अभी प्रॉफिट मेरा है, कितना प्रॉफिट आया था मेरा, 30,000 का प्रॉफिट आया था। एंड मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था 50, बराबर। तो यहाँ पे 30,000 डिवाइड बाय मैं 50 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 600। तो ये 600 यूनिट्स, कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ज़रा सा भी अगर आप इसको भूल गए ना, कुछ भी कोई भी कारणवश अगर आप यूनिट्स को भूल जाते हो, आपके मतलब आपके नहीं इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब 600 निकाला होगा फिर भी कुछ मार्क्स नहीं देंगे वो, क्योंकि वो लोग पूछेंगे ना यार 600 तूने इतना निकाला है, क्या है ये 600 है क्या। वो लोग तो जानते हैं, मगर आप लोगों ने नहीं निकाला तो ये आप लोगों ने नहीं लिखा यूनिट्स, तो ये आपकी गलती कहलाई जाएगी। तो उनको चांस ही मत देना ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए मार्क्स सेट करने के लिए। बाकी CMA US वालों के लिए तो अच्छा ही है, पूरा MCQ से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये 600 यूनिट्स क्या है, तो वो ये कह रहा है कि हम लोग को एक्स्ट्रा, ये देखो 600 यूनिट्स प्लस प्लस
एक्स्ट्रा 600 यूनिट्स करने पड़ेंगे, दैट इज़ 1600, तब जाके मुझे ये मिलेगा 1600 1600 इंटू हम लोग का, ये देखो ये रहा ये जो है ना हम लोग का 1600 इंटू 100 करेंगे, तब जाके मुझे ये मिलेगा 160,000, बराबर है, कमान यार। हाँ, तो 1600 एक्स्ट्रा 600 सेल्स करूँगा तो तब जाके मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 30,000 का मिलेगा। ठीक है, चलेगा। अभी मुझे वैल्यू में ढूंढना है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हम लोग CMR और हम लोग का PVR, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे और ऊपर हम लोग का होगा प्रॉफिट। वापस प्रॉफिट हम लोग का कितना था, 30,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ये तो हम लोग का 0.5 था पर यूनिट के बेसिस में, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो 30,000 डिवाइड बाय, मैं अगर 5.5 करता हूँ, 30,000 डिवाइड बाय 0.5, तो मुझे आंसर आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ये 60,000 देखो, देखो एक्स्ट्रा 60,000 हो रहा है, एक्स्ट्रा ये 1 लाख था ना, ये 1 लाख था, अभी ये 1 लाख होके एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, प्लस 60,000, बराबर है, तब जाके 160,000 आया ना। हाँ, तो मतलब ये 1 लाख प्लस 60,000 आपका बन गया 160,000, तो मतलब मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी होने के लिए, जिसमें मुझे 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा क्या है कि ये एक पॉजिटिव डिफरेंस है, यहाँ पे अभी हम लोग ने लिखा पॉजिटिव डिफरेंस है किन दोनों के बीच में, जो मेरा टोटल सेल्स है, मतलब अभी फिलहाल का मेरा जो टोटल सेल्स हुआ है उसके और ब्रेक इवन सेल्स के बीच में का जो मेरा पॉजिटिव डिफरेंस है, वो मेरा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब इतना ये मेरा सेफ्टी वाला क्या कहते हैं सेल्स है कि यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, मैं ब्रेक इवन पे नहीं अटक रहा हूँ, मेरा सेफ्टी एक्स्ट्रा इतना है, ये कहते हैं ना तेरा सेफ्टी कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, तो मेरा एक्स्ट्रा सेफ्टी इतना है, मतलब ये मेरा ब्रेक इवन है, उसके ऊपर मैं 600 सेल्स कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। चलेगा, इसी के साथ आपका क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ये वाला जो एटलीस्ट कंसेप्ट जो था, कौन सा कंट्रीब्यूशन, अपना CVP एनालिसिस का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर आपका ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये खत्म होता है। एक फुल फ्लैश लास्ट का एक सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग एटलीस्ट इस वीडियो के लिए तो अलविदा कहते हैं, फिर आगे एक नए वीडियो के साथ, मतलब इसी CVP एनालिसिस खत्म नहीं हो अभी तक, हम लोग का एक इसी के कंटिन्यूशन में आगे आप नया वीडियो देखोगे। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है, तो मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये हमको इन लोगों ने पूछा है। आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया हम लोग ने, अभी हम लोग इसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करने का शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोग ने हमको पूछा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो CMPU कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज़ नथिंग बट माई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये मेरा पर यूनिट है, ये मेरा पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, माय बैड, मैं इसको पर यूनिट लिखना भूल गया। एंड तो ये मैं 200 माइनस 130 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 70, ये पर यूनिट अमाउंट है, पर यूनिट अमाउंट। फिर सेकंड यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, अभी ये 70 अगर पर यूनिट है तो टोटल कितना होगा इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो मतलब 70 इंटू 10,000, 10,000 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 7 lakhs रुपीज़। सो ये मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल गया, ये मुझे टोटल मिल गया, टोटल कॉन्ट्रे, ये बराबर है। सेकंड इन लोग ने और क्या पूछा था मुझे, सेकंड इन लोग ने मुझे पूछा था टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा कि हम लोग जान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रॉफिट मुझे कैसे मिल सकता है कि अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को मैं लेस करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे 7 लाख माइनस 4,90,000, देखो ये यही वाला है हम लोग का, देखो ये वाला हम लोग का बेसिक जो स्ट्रक्चर था ना, देखो हम लोग को प्रॉफिट कैसे मिलता है, मैंने कंट्रीब्यूशन मेरे पास है, टोटल कंट्रीब्यूशन हाँ है, वो कितना है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल कितना है मेरे पास 7 लाख है, एंड मुझे फिक्स कॉस्ट इन लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा था 4 लाख समथिंग 90,000, तो यहाँ पे 7 लैक्स
माइनस 4,90,000 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2,10,000। ये मुझे 2,10,000 ये मुझे क्या मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट, ये मेरा रुपीज़ में अमाउंट। ठीक है, थर्ड इन लोग ने मुझे पूछा है ये रहा प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो यहाँ पे इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस मेरा 200। तो 70 डिवाइड बाई 200 में करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा इक्वल्स टू 0.35। दैट इज़ माई 35%। ये वापस वो 35% ही आया, मतलब ऊपर के एग्जाम्पल में भी था ना, यहाँ पे 35% आया जाया था, ये देखो ये रहा। हाँ, फिर हम लोग फोर्थ ढूंढते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन इन ये जो बीई, ब्रेक इवन इन वॉल्यूम एंड इन वैल्यू। अब वॉल्यूम का कैसे ढूंढते थे, डिवाइड बाय सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का देंगे जो हम लोग का 70 एंड ऊपर फिक्स कॉस्ट मेरा उन लोग ने दिया है 4,90,123,000। तो यहाँ पे 4,90,000 डिवाइड बाय 70 करते, क्या आ रहा है आंसर, देखो आप ही, ये आ रहा है आंसर 7,000। सो ये मेरा यूनिट्स है, 7,000 यूनिट्स। अच्छा, इन वैल्यू तो मैं डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कर दूंगा, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा रेशियो है 0.35। मैं हमेशा से ना डिनोमिनेटर में 0.35 जानबूझ के लिखता हूँ, 35% नहीं लिखता हूँ। आप भी हमेशा ट्राई करना कि अगर ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई भी करने जा रहे हो तो पॉइंट से ही करो ना यार, क्यों खाली फुकट 35% करने का, फिर परसेंटेज का सिंबल। हो सके उतना आपका स्टेप्स हो सके उतना बचाओ और एनर्जी भी बचाओ। तो आपका फिक्स कॉस्ट वापस वही 4,90,000। तो 4,90,000 डिवाइड बाई 0.35, तो आपका आंसर आना चाहिए 14 लैक्स, यही आना चाहिए। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वॉल्यूम अगेन एंड वैल्यू एंड वैल्यू। तो इसका हम लोग ने फॉर्मूला याद किया था कि प्रॉफिट, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये तो कॉमन ही है। और प्रॉफिट मेरा कितना आया, प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ पे देखा था, देखो ये हम लोग का प्रॉफिट आ गया 2,10,000। 2,10,000 डिवाइड बाय 70, 3,000 आ रहा है, 3,000। 3,000 तो मतलब मेरा एक्स्ट्रा यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब मुझे प्रॉफिट बनाने के लिए मेरा एक्स्ट्रा ब्रेक इवन के ऊपर मेरा एक्स्ट्रा कितना यूनिट्स मैंने सेल किया होगा, तो वो है हम लोग का 3,000 यूनिट्स। तो 3,000 यूनिट्स ये मैं ब्रेक इवन के ऊपर सेल कर रहा हूँ। एंड वैल्यू के लिए मैं देखने जाए तो प्रॉफिट वापस 2,10,000, ए वैल्यू आ गया तो मतलब नीचे पीवीआर आ जाएगा 0.35। 0.35 तो मतलब 2,10,000 डिवाइड बाई 0.35, तो मुझे आंसर आ रहा है 6 लैक्स। तो मतलब ब्रेक इवन के ऊपर ऊपर मेरा कितना सेल्स हो रहा है, 6 लैक्स रुपीज़ का, रुपीज़ 6 लैक्स, मतलब ब्रेक इवन है उसके ऊपर ऊपर, मतलब ये जो 14 लैक्स है उसके ऊपर ऊपर मेरा 6 लैक्स का अगर सेल्स हो रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा 14 लैक्स है उसके ऊपर ऊपर अगर मेरा 6 लैक्स का, मतलब 14 लैक्स के ऊपर 6 लैक्स और मैंने किया तब जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे नीचे लिख के देता हूँ आपको, देखो व्हाट इज एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मेरा ब्रेक इवन सेल्स क्या था, 14 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा है 6 लैक्स। तो इन दोनों को ऐड करके मेरे हाथ में आ रहा है 20 लैक्स, बराबर है 20 लैक्स रुपीज़, 20 लैक्स। अब ये हो गया मेरा एक्चुअल सेल्स, समझा। शांति से देखो, डाइजेस्ट करो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, अगर डाइजेस्ट हो गया हो आपका तो नेक्स्ट हम लोग को उन लोगों ने पूछा है, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम लोग ने ढूंढ लिया, ये जो था ना
अच्छा, BES रेशियो ढूंढना बाकी है, राइट? ओके, एक चीज़ यहाँ पे रह गया, इधर मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, एंड MOS रेशियो। तो ये जो MOS रेशियो है और ब्रेक इवन सेल्स रेशियो, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? नॉर्मल है, कॉमन है। देखो, ब्रेक इवन सेल्स ये क्या है, हम लोग का फिफ्थ वाला पॉइंट था ना, हम लोग सिक्स वाला लगते हैं क्योंकि हम लोग ने फिफ्थ ये बना लिया। ठीक है, देखो, ब्रेक इवन इजी है, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो कैसे मिलेगा, एंड MOS रेशियो। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की कि हम लोग रेशियो कैसे ढूंढेंगे, मतलब मुझे रेशियो ढूंढना है सेल्स का, राइट? मुझे सेल्स का रेशियो ढूंढना है, मतलब ब्रेक इवन सेल्स के सामने कितना है। तो यहाँ पे यार एक्चुअल सेल्स मेरा होगा 20 lakhs। यहाँ पे मेरा एक्चुअल सेल्स ये जो है, ये मेरा 20 lakhs है। उसको मैं ब्रेक इवन सेल्स मेरा कितना था? ब्रेक इवन सेल्स था मेरा 140, 14 lakhs। वही मेरा ये MOS 6 lakhs और एक्चुअल सेल्स 20 lakhs। मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा ब्रेक इवन सेल्स के सामने, मतलब एक्चुअल के सामने कितना है, तो वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मतलब 140 डिवाइड बाई 200 मेरे हाथ में आ जाएगा 0.7, और ये 70%, यानी कि 70% है। और ये मेरा 6 डिवाइड बाई 20, यानी कि 0.3। ये ऑफकोर्स यार, ये अगर 0.7 होगा, ये दोनों को मिला के मेरा 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का रेशियो ढूंढने का कार्यक्रम, और मैं इसको बोल सकता हूँ 70%, और मैं इसको बोलूँगा 30%। अब हम लोग ढूंढते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ना, आप सब लोग अपना ध्यान को केंद्रित करके ये समझना, क्योंकि एक नया पार्ट है जो मैं थोड़ा सा ही नया है, जो मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूँ, सिखाने जाने वाला हूँ। प्रॉफिट इफ सेल्स आर 2 लाख, 22 lakhs, मतलब अगर मेरा सेल्स 22 lakhs हो रहा है फिलहाल, मतलब अभी मेरा मतलब एक्चुअल सेल्स कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे ही हम लोगों ने ढूंढा था कि एक्चुअल सेल्स मतलब एज पर दिस क्वेश्चन इन लोगों ने जो हम लोग को फिगर्स दिए उसके हिसाब से मेरा 22 lakhs हो रहा है। मगर क्या हो अगर मेरा सेल्स 22 lakhs हो जाए, तो वो हम लोग देते। अगर मतलब कि अगर मेरा सेल्स जो है वो मेरा 22 lakhs हो जाए, प्रॉफिट मेरा कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी ध्यान से समझो कि हम लोग प्रॉफिट कैसे लाते हैं, प्रॉफिट हम लोग कैसे लाते हैं। और ये देखो, ये जो सेल्स मेरा है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज नथिंग बट माई कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। नेट डाइजेस्ट हुआ, देखो वापस देखते हैं। मेरा सेल्स कितना था? मेरा सेल्स था 20 lakhs। मेरा पीवी रेशियो कितना आया था? मेरा पीवी रेशियो आया था, कहाँ पर गया मेरा पीवी रेशियो, आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये मेरा पीवी रेशियो मेरा पीवी रेशियो आया था 35%, और मेरा सेल्स है 20 lakhs। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 20 lakhs इंटू 0.35 करूँगा तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा? देखो, सॉल्व करो, आपको मिलेगा 20 lakhs इंटू 0.35। आ रहा है आंसर कुछ? ये आया आंसर, ये 7 lakhs, 7 lakhs आंसर आ रहा है, 7 lakhs कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आंसर आ रहा है, ये वाला। ये वापस कोई मैजिक नहीं है, ये लॉजिक ही है। 20 lakhs इंटू 0.35, मतलब मैंने 20 lakhs इंटू पीवी रेशियो किया। अब ये 20 lakhs मेरा क्या था? 20 lakhs मेरा था एक्चुअल से। ये वही वाली बात हो गई ना, ये जो हम लोग का फॉर्मूला था ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ढूंढने का, मतलब ये यहाँ पर मैं अगर सेल्स इंटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो करूँगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो करूँगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं मिलेगा। वैसे ही मैं अगर रेवेन्यू को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा। तो उसी तरह हम लोग ने यहाँ पर
चलो आपके लिए ना यहाँ पर एक और चीज़ लिख देता हूँ बाजू में ही। therefore revenue revenue into contribution margin CMR is equal to total कॉन्ट्री। देख लो ये आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका है नया वाला कंसेप्ट। कुछ नया लगा इसमें? एक ही बात है, पूरी की पूरी एक ही बात है। मतलब इसी फॉर्मूला को मैंने चेंज करके ये लाया है। मतलब इसी फॉर्मूला को मैंने उस बाजू भेज दिया, मतलब रेवेन्यू को मैंने उधर भेज दिया, तो मतलब मुझे ये मिल जाता है, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। ये समझा? तो वैसे ही मैंने यहाँ पर सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी मेरा सेल्स कितना था? ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा नया सेल है 22 लैक्स का, तो 22 लैक्स का अगर मेरा नया सेल है इंटू मेरा पीवी रेशियो है 0.35। ये नए वाले सब में देखो, यहाँ पे हम लोग का पीवी रेशियो कहाँ पे गया, ये देखो ये रहा 0.35। हाँ, तो मेरा पीवी रेशियो 0.35, तो मुझे मिल जाएगा 22 लैक्स इंटू 0.35, तो 7,70,000 ये मेरा मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। 7,70,000 ये मेरा क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मेरा 7,70,000 है, इसमें से ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें से एक मेरा जाएगा फिक्स कॉस्ट में और दूसरा जाएगा प्रॉफिट में। फिक्स कॉस्ट चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स ही रहने वाला है 490, फिक्स ही रहने वाला है। तो मेरा प्रॉफिट कितना? तो वो हम लोग को मिल गया -490,000। तो हम लोग को मिल गया 280 रुपीज़, 280,000। ये समझा आपको? शांति से देखो और डाइजेस्ट करो। लास्ट, चलो लास्ट लास्ट लास्ट। इफ माई प्रॉफिट इज 2,45,000 द सेल्स वॉल्यूम क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कितना होगा? अच्छा, तो उन लोग ने अभी हम लोग को रिवर्स जाना पड़ेगा, इन लोग ने हम लोग को रिवर्स जाने को बोला है। तो ये लोग हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि मेरा अगर प्रॉफिट है 2,45,000 तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना होगा? तो यहाँ पे समझो कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 490, वो तो फिक्स है। अच्छा, प्लस मैं बोलता हूँ कि मेरा 245,000, ये 1000 की बात कर रहा हूँ मैं। 245 ये मेरा प्रॉफिट है ना, इन लोग ने डिज़ायर प्रॉफिट है, इन लोग ने बताया है, इन लोग ने गिवन है ना, देखो ना यहाँ पे प्रॉफिट इज 245। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये डिज़ायर वाला प्रॉफिट है, डिज़ायर प्रॉफिट, डिज़ायर्ड डिज़ायर्ड प्रॉफिट, डिज़ायर प्रॉफिट 245, 735, 735 जो मेरा हो रहा है, ये मेरा क्या है? 735 इज नथिंग बट माई कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा 735 है। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा 735 है, उसको मैं डिवाइड करूंगा पीवी रेशियो के साथ, तो डिवाइड बाय 0.35, डिवाइड बाय 0.35, तो मुझे मिल जाएगा इज इक्वल टू 21 लैक्स। 21 लैक्स कैसे है? मतलब बेसिकली 2,100 आएगा, और बाद में मैंने आगे और 3 जीरो ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने नहीं किए थे ना 735,000, तो वो मैंने 21 लैक्स, ये मेरा क्या हो रहा है? ये मेरा मुझे टोटल मिल रहा है सेल्स। ये 21 लैक्स मुझे मिल गया। अब ये जो 21 लैक्स है डिवाइड बाय, अब एक बार ये 21 लैक्स हो गया ना, तो मतलब आपका काम बहुत ईजी हो गया। अब ये 21 लैक्स तो मुझे सेल्स मिल गया है, मतलब अगर मेरा डिज़ायर प्रॉफिट 2,45,000 का था, 2,45,000, तो मेरा ये जो हो गया मुझे, तो मेरा सेल्स होना चाहिए था 21 लैक्स। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट मेरा 2,45,000 का चाहिए, तो उसके लिए मेरा सेल्स कितना होना चाहिए? ये 21 लैक्स, 21 लैक्स। तो 21 लैक्स का मेरा सेल्स होना चाहिए। तो अभी मुझे अगर वो लोग पूछते हैं कि मेरा क्वांटिटी कितना सेल्स होना चाहिए, क्वांटिटी सेल्स कितना होना चाहिए, तो सिंपल है, डिवाइड बाय पर यूनिट कर दो। डिवाइड बाय 21 लैक्स को मैं और डिवाइड बाय पर यूनिट कर देता हूँ। नाउ
21 lakhs को मैं पर यूनिट से डिवाइड कर देता हूँ। पर यूनिट मेरा कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा 200 है, राइट? तो मैं उसको 200 के साथ डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 200, तो मुझे मिल जाएगा 10,500। ओके, फाइनली। देखो, मुश्किल कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा इसमें मैथ्स की ज़रूरत है, मैथ्स वाला दिमाग थोड़ा लगाना है। बाकी एज सच मुझे कुछ लगा नहीं, ये आपका था पूरा का पूरा ये सम फुल फ्लैच वाला जो हम लोग का यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से जो शुरू हुआ है, ये पूरा का पूरा फुल फ्लैश सम यहाँ तक चला है। ये यहाँ पर एक कैच था और यहाँ पर एक कैच था, थोड़ा सा सोचना पड़ा, बट ये फाइनली आंसर आ ही गया। हाँ, तो ये ऐसे वाले पूछने के चांसेस हैं, मगर मुझे नहीं लगता ये आपको इंडिविजुअली तो पूछेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, इन सब के साथ में ये सब पूछ लिया तो मतलब ठीक ही है। ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? मेरे हिसाब से 6 मार्क्स मैक्सिमम, 5 से 6 मार्क्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए ये पूछे जा सके। मतलब ये पूरा समा, और सिर्फ आपको ये पॉइंट नंबर क्या बोलते हैं 7th और 80 पूछा है, तो 3-4 मार्क्स के लिए ये लोग पूछ लेंगे, पूछा जा सकता है मे बी। सो दिस वॉज योर होल कंसेप्ट। यहाँ पे अभी तक हम लोग का कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इट्स ह्यूज चैप्टर, ये अभी तक ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग का वीडियो एंड करता हूँ मैं, क्योंकि वरना ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। एंड मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद एक नए वीडियो में, एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को और आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए।